मोदी सरकार की बजट में सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि अपना जो माल है उसको बेचते जाओ और खाते जाओ। नया कुछ बनाने की मोदी सरकार का कभी बजट नहीं रहा है। और इसमें जो अभी ये सेस जो टैक्स लगाया है, ये गरीबों और मध्यम वर्ग के ऊपर महंगाई की मार करेगा। LIC के अंदर जो FDI बढ़ाने की बात करी है, वो सीधा सीधा है कि हमारी जो LIC एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है, उसको सरकार बेच के और उसको भी ख़त्म करना चाह रही, जैसे BSNL और बैंकों को ख़त्म करा है। और नीमच के बारे में तो जैसा कि नीमच हमेशा हर बजट से निराश रहा है, इस बजट में भी कोई ख़ास उपलब्धि नीमच के लिए नहीं है। और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो तो नीमच के लिए कभी कुछ नहीं करने की कसम खा के बैठे हैं, इसलिए उनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। और नीमच से हमेशा अब आप देखिए कि अल्कोलाइड फैक्ट्री का जो कारखाना है, इसमें जो 3 शिफ्ट चलती थी, अब 1 शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे बंद हो गया है। सीमेंट उद्योग टोटल यहाँ पे निजी हाथों में चला गया है, उसके अंदर कुछ नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर यहाँ पे आप देखिए कि सरकार ने बजट स्वीकार कर दिया, पर इन्होंने ज़मीन अभी तक अलाट नहीं करवाई है। मतलब ये सारी चीज़ें बताती है कि नीमच क्षेत्र को लेकर हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं वे उदासीन हैं और नीमच की हमेशा उपेक्षा करते हैं। वैसी उपेक्षा भी हुई है, बजट के अंदर कोई नयापन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने पेंशनर्स के लिए जो एक राहत दी है कि इस पर ब्याज की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, तो देखिए कि आप पहले बैंकों के अंदर जो ब्याज है वो इतना कम हो गया है कि उसको देना नहीं देना एक बराबर है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस मोदी सरकार के बजट में कोई आम आदमी को राहत नहीं मिली। हाँ, औद्योगिक घरानों को इसमें पर्याप्त राहत है और औद्योगिक घरानों को बढ़ाने वाला ही बजट है और पूंजीपतियों का बजट है। रेलवे की बात करें, नीमच में रेलवे को कुछ विशेष मिला नहीं है, क्योंकि शुरू से मैंने कहा ना कि जैसे सांसद ने नीमच की हमेशा उपेक्षा करी है। जब हमारे यहाँ पहले ब्रॉडगेज नहीं थे तो ये कहा जाता था कि ब्रॉडगेज आने पर बहुत सारी रेलगाड़ियाँ मिलेगी, फिर बाद में बोला कि इलेक्ट्रिफिकेशन आने पर बहुत सारी रेलगाड़ियाँ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो भी रेलगाड़ियाँ हैं वे राजस्थान के जो सांसद हैं, चाहे चित्तौड़ के हों, भीलवाड़ा के हों, उन्हीं के प्रयास से, या रतलाम के जो सांसद हैं उनके प्रयास से ही चली है। लेकिन हमारे क्षेत्र के सांसद के प्रयास से न कोई गाड़ी चली है, न कोई सुविधा मिली है और न कोई नीमच के अंदर नयापन कुछ काम हुआ है, हमेशा उपेक्षा हुई है। जो बजट आया है, लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि बजट अच्छा आएगा और हमारे हित का होगा, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस जो लगातार बढ़ रहे हैं, 3 महीने के अंदर 300 रुपये गैस के सिलेंडर के बढ़ना एक गृहिणी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। और पेट्रोल के भाव बढ़ने से सभी किसानों को, सभी को नुकसान होगा, क्योंकि पेट्रोल के और डीजल के बिना कुछ भी ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियाँ संभव नहीं है, मोटरें संभव नहीं है। तो ये किसानों के ऊपर भी काफ़ी बोझ पड़ने वाला है। और जो इन्होंने बजट पास किया है, इनकम टैक्स में जो 5,000 की छूट देनी थी वो नहीं दी, इसमें कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सारी दालें महंगी कर दी है, लेदर महंगा हो गया है, पॉलिस्टर महंगा हो गया। मतलब कुल मिला के सभी चीज़ों में जो दाम बढ़े हैं, ये पूरे सभी लोगों को, एक घरेलू जो गृहस्थी लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और जो ये निजीकरण का जो बात करते हैं, बिजली कंपनियां भी निजीकरण में दे रहे हैं, रेलवे निजीकरण में दे रहे हैं, हर चीज़ जो दे रहे हैं, तो उसमें निजीकरण की वजह से सारे के किराया भी बढ़ेगा और बिजली के ऊपर भी सभी लोगों के उपभोक्ताओं पे काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला जी है, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। पूरी तरह से ये बजट मोदी जी का और उनके सलाहकार द्वारा बनाया गया है। पहली बात तो ये, इसके अंदर किसी तरह की राहत आम आदमी को नहीं मिली है। डीजल गैस यथावत हैं और दिन पर दिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। इन पे अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। वहीं किसानों के प्रति जो प्रधानमंत्री द्वारा जो राशि दी जाती है उस पर बढ़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो भी शून्य हुई। किसान पूरी तरह से निराश है इस बजट से। आम जनता तो है ही, गरीबों के लिए कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है कि उनका बजट संतुलित हो, और महंगाई बढ़ने के चांस ज़्यादा हो गए हैं। और विशेष करके जैसे मोबाइल के कुछ पार्ट्स पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। ये इनकम का जो इनके अंबानी अडानी जो लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बजट के अंदर ये और प्रावधान कर दिया कि आप और जनता से, जिस तरह से मोबाइल का चलन पूरे देश के अंदर हो गया है और उस पर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, तो मतलब आम आदमी की जेब फिर वहाँ भी कटेगी। गैस पे कटी, पेट्रोल डीजल पे हुआ,
और आम उपभोक्ताओं को इसमें कोई राहत नहीं है। खाद्य पदार्थों पर कोई टैक्स कम नहीं किया है, यथावत है स्टिल, और इसको जो बोला है वो भी बड़ा करके छोटा करना एक मामूली बात है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बजट देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री माननीय सीतारमन जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वो लोक कल्याणकारी बजट है, और लोक कल्याणकारी बजट होने के साथ में आत्मनिर्भर भारत को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देगा। हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे संक्रमण में के बाद में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सर्वहारा लोगों के कल्याण के लिए यह बजट पेश किया गया है। इसमें स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान दिया गया है। जो बजट हमारे जो बजट पेश किया गया है इसमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना गरीबों के लिए बनाई गई है। जो गरीब कहीं से भी अपना अनाज ले सकता है और वह पूरे देश में कहीं भी यदि प्रवास करता है तो वह अपना एक राशन के आधार पर, अब एक कार्ड एक राशन के आधार पर वह अपना बजट ले सकता है। पशु और डेयरी के लिए भी पालन के लिए भी 40,000 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मछली पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए भी इसमें जो नौजवान हैं वो अपना रोजगार के लिए भी, किसान सम्मान निधि में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया गया है, और किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर उसे 10,000 कर दिया गया है। और 4,000 जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो वो 14,000 रुपये किसानों के खाते में, जो लघु किसान हैं वो उनको प्रसन्न होना चाहिए, और प्रसन्न है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को 2 गुना बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में हमारी देश की सड़कों में जो एक दूसरे प्रांतों को जोड़ती है उस प्रांतों के लिए भी यह बजट बहुत ही योग्य है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक साल के रूप में जिस देश में बजट हुआ है, स्वास्थ्य के संबंध में, भौतिकता वित्तीय संबंध में, आकांक्षियों के संबंध में, माल पूंजीकरण के संबंध में, नव प्रवर्तन अनुसंधान और न्यूनतम सरकार के अधिकतम शासन की योजना के अंतर्गत यह बजट बहुत ही कामगर सिद्ध होगा। तो मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 100 नए सैनिक स्कूलों का भी खोला जा रहा है। साथ में शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति के बंधुओं के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। यह बजट आम लोगों के लिए बहुत ही हितकर हुआ है। 2,38,000 रुपये स्वास्थ्य के संबंध में रखा गया, 8,000 सेकेंडरी बनी है और 11,000 किलोमीटर की सड़कों के लिए भी नया बजट रखा गया। रेलवे में भी हम देखते हैं नई मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएगी और 35,000 करोड़ राशि रखी गई है। रेलवे की योजना 2030 तैयार की गई है। 27 शहरों में मेट्रो की सुविधा भी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने दी है। तो अब सब शहरों में 27 नए शहरों में मेट्रो की परियोजना तैयार की गई है। तो मैं यह कहूँगा कि यह बजट सबको साथ लेकर चलने वाला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर यह बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बजट कोरोना के समय में नीम का पत्थर साबित होगा और इसमें गरीबों के प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए यह बजट बहुत ही कामगार सिद्ध होगा। और यह आने वाले 21वीं सदी भारत की होगी, वो भारत के लिए यह बहुत मजबूत बजट है। हम इस बजट की स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।